आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसी के आधार पर सारे रिएक्शन संपन्न होते हैं। इसे हिंदी में रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रासायनिक संयोग के मुख्य रूप से 5 नियम हैं। पहला नियम आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये हमारा दूसरा नियम है। और तीसरे नियम की बात करें तो ये है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। और चौथे नियम की बात करें तो ये हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये चौथा नियम हो गया। और पांचवें नियम की अगर बात करें हम तो इसका नाम है गे-लुसैक का नियम, गे-लुसैक का नियम, गे-लुसैक का नियम। अब इसमें हम एक एक करके उदाहरण सहित चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले नियम की चर्चा करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का जो है, इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम लेवोसियर था। लेवोसियर कहीं कहीं लोमोनोसाव भी लिखा होता है, तो दोनों को मानिए। यानी इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था लेवोसियर और लोमोनोसाव। लेवोसियर और लोमोनोसाव ने इस नियम को दिया था। इन्होंने कहा था कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, या हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है, यद्यपि एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ये हमारा है CaCO3 है। अब ये CaO + CO2, अभिक्रिया के पहले CaCO3 इसका अनुभार निकाल लेते हैं। Ca का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, इसका 16 3 48 हो गया। तो ये जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें कैल्शियम का 40 हुआ, इसका 16 हुआ, 40 16 56 हो गया, 56। यहाँ कार्बन का 12 हुआ, ये 16 दूना 32 हुआ, 32 12 44 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 हो जाएगा। तो अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान 100 है और अभिक्रिया करने के बाद का द्रव्यमान भी 100 है। अब यही जो है एग्जाम्पल द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो है बताता है, यानी कि अभिक्रिया करने के पूर्व का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया करने के पश्चात का द्रव्यमान, अर्थात द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारा पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था प्राउस्ट। प्राउस्ट ने बताया जो है, प्राउस्ट ने जो नियम दिया उनके अनुसार यदि किसी भी यौगिक को हम, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसको किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, कोई भी कंपाउंड, जैसे हम H2O ले लेते हैं। अब H2O को चाहे हम लोग समुद्र से प्राप्त करें, समुद्र से प्राप्त करें, चाहे हम लोग तालाब से प्राप्त करें, चाहे हम लोग नलकूप से प्राप्त करें, चाहे हम लोग जो है कुआं वाले पानी से प्राप्त करें, कहीं से भी प्राप्त करें, तो सभी का सूत्र H2O होता है, H2O होता है, H2O होता है, H2O होता है। ये हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इनका अनुपात 2 जो है 2:16 हो गया। यहाँ 2:16 हो गया, यहाँ 2:16 हो गया, यहाँ भी 2:16 भारात्मक अनुपात। काट देंगे, 1:8 हुआ, 1:8 हुआ, 1:8 हुआ। तो वही कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी यौगिक को चाहे जिस स्रोत से प्राप्त किया जाए, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का भारात्मक अनुपात निश्चित होता है, स्थिर होता है। अब जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन 12 है और ये 16 दूना 32 है, 12:32 है। यानी काट दें इसको तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 8 32, 3:8 हो जाएगा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करें और चाहे CaCO3 को गर्म कर दें, तो ये CaO + CO2 में टूटा। तो यहाँ ये CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों तरीके से, और इसमें हमारा अनुपात भी 3:8 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, फिर से इस बात को दोहराते हैं कि कोई भी यौगिक हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसको हम चाहे जिस स्रोत से प्राप्त करें,
उसमें उपस्थित तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। इसी को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब हम तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। अब हम तीसरे नियम की चर्चा करेंगे जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। गुणित अनुपात का जो नियम है इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार यदि कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, जैसे ये हमारा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये इस प्रकार के कम से कम 5 कंपाउंड बना रहे हैं। ये हमारा N2O है, N2O2 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है, ये हमारे कंपाउंड बन रहे हैं। अब इसमें एक तत्व का रेशियो जो है वो फिक्स है। ये 14 28 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, यहाँ भी 28 हो गया, यहाँ भी, और इसका अनुपात बढ़ रहा है 16, 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80 ये हो गया। तो यही नियम गुणित अनुपात का नियम है। फिर से हम अगर इसको परिभाषित करें, जब दो तत्व आपस में अपक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाएं तो उसमें एक तत्व का अनुपात स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, और दूसरे का अनुपात गुणित अनुपात में बढ़ता जाता है। इसी को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित अनुपात संपन्न होने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। जब 2 एलिमेंट रहते हैं तब गुणित अनुपात का नियम होता है। और फिर अगले नियम की चर्चा करेंगे जिसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। तो उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, ये दोनों में डिफरेंट होता है। फिर से एक बार, जब दो तत्व आपस में अपक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाए तो उसमें एक तत्व का अनुपात स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, और दूसरे का अनुपात गुणित अनुपात में बढ़ता जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है। अब हम लोग चौथे नियम की चर्चा करेंगे जिसका नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब हम सभी लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम समझने जा रहे हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम थोड़ा टिपिकल है, इसको समझने के लिए जो है विशेष हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल रखा है। इसमें क्या होता है, 3 तत्व पार्टिसिपेट करते हैं, ये विशेष ध्यान हमें देना होता है। जब 2 तत्व पार्टिसिपेट करते हैं तो वो गुणित अनुपात का नियम होता है। जब 3 तत्व पार्टिसिपेट करते हैं तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है। इसमें 2 अलग अलग तत्व होते हैं और 2 अलग अलग तत्व तीसरे तत्व के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा है, ये ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा के साथ ये दोनों तत्व अलग अलग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो H2O बनता है, और H2O में 2:16 है या 4:32 हम कह सकते हैं। और सल्फर और ऑक्सीजन जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो वही 32:32 है। अब इसका रेशियो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ऑक्सीजन का रेशियो दोनों के साथ फिक्स है, इसमें भी 32 है और इसमें भी 32 है। और यहाँ जो जब ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ ये यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है तो ये 4:32 या 1:8 हो गया। लेकिन जब ये तत्व आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तब भी जो है 4:32 है, यहाँ 2:32 है, यानी 1:16 हो गया। अब अगर हम इसमें भाग दें 1/8 में 1/16 से भाग दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें तो ये हमारा लास्ट में 2:1 आ जा रहा है। यही नियम ही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं, इस नियम को परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं तो उनके भारों में वही अनुपात या सरल गुणांक अनुपात होता है जिस अनुपात में वो दोनों तत्व परस्पर संयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें विशेष रूप से समझना होगा कि इसमें 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, गुणित अनुपात में 2 नियम। जब फिर से एक बात दोहरा देते हैं, जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो ये दोनों उसी अनुपात में आपस में संयोग करते हैं जिस अनुपात के साथ यहाँ संयोग किया है, या उसी सरल गुणक में संयोग करते हैं, यहाँ आया है। यही कंडीशन यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में है। इसमें 3 तत्व लिया गया, कार्बन लिया गया, सल्फर लिया गया और ऑक्सीजन लिया गया है। हम कार्बन ऑक्सीजन जब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ 12:32 है, यानी ये आपका हो गया। और जब सल्फर ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो 32:32 है, यानी 32 दोनों ऑक्सीजन की मात्रा 32 दोनों के साथ है। अब ये ऑक्सीजन के साथ 12 भाग लगा रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ जो है अपना 32 भाग लगा रहा है। तभी जब ये दोनों कॉम्बिनेशन किया आपने देखा
तब ये यहाँ पर अनुपात 32 अनुपात 8 हो गया। लेकिन जब कार्बन और सल्फर स्वयं में आपने एक दूसरे के साथ अब क्रिया किए तो यहाँ भी ये 12 भाग लगा रहा है, उसी सरल गुणांक लगा रहा है, 64 में लगा रहा है, तो 12 अनुपात 64 हो गया। 3 अनुपात 16 जब समीकरण 1 में 2 से हमने भाग दिया, ये हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको ये समीकरण 2 मान लिया। जब समीकरण 1 में 2 से भाग दिया तो वहाँ फिर अनुपात वही 2 अनुपात 1 हमारा आ गया। तो यह नियम जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, और इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम जे.बी. रिक्टर था। ये जे.बी. रिक्टर ने दिया था। अब हम 5वें और लास्ट नियम की चर्चा करेंगे, जिसे गेलुसैक के नाम से जानते हैं। ये हमारा लास्ट नियम जो है ये गेलुसैक का नियम है। यह नियम 1808 में प्रतिपादित किया गया था। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में और अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले गैसों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। फिर से एक बार अपनी बात को दोहरा दें। जब दो अभिकारक एक समान ताप और समान दाब पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो अभिकारक में जो अनुपात होता है और उत्पाद में जो अनुपात, अभिकारक और उत्पाद जो में अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। इसी को हम गेलुसैक का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन गैस है, Cl2 गैस है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2HCl बनाते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के साथ 1:1:2 के अनुपात में ये अनुपात बना रहे हैं। तो ये एक सरल अनुपात में है, इसी को हम गेलुसैक का नियम कहते हैं। आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, और फिर अगले वीडियोज़ में हम इसी 11th क्लास के अगले टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।